हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का पार्ट 4। और आज की क्लास हमारी बिल्कुल लास्ट क्लास रहेगी एवरेज की। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल किस तरह के होते हैं। देखो यहाँ पर आप सवाल देखोगे कि द एवरेज सैलरी ऑफ ए स्टाफ इन ऑफिस इज 120 पर मंथ। एक ऑफिस में एक स्टाफ है, उसकी जो सैलरी है सभी की मिलाकर, मतलब इसमें ऑफिसर और नॉन ऑफिसर्स की अभी बात नहीं की है। इसने कहा कि जो स्टाफ है, पूरा स्टाफ जो है, उसकी सैलरी जो है औसत मतलब एवरेज, वो कहीं ना कहीं 120 पर मंथ है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि जो एवरेज सैलरी है ऑफिसर्स की वो 460 पर मंथ है। मतलब कि अगर ऑफिसर्स की सैलरी देखी जाए, केवल ऑफिसर्स की, तो वो 460 पर मंथ है। ठीक है, और जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी 100 पर मंथ है। ठीक है, तो इसने कहा कि अगर ऑफिसर्स जो है वो 15 है तो आपको नॉन ऑफिसर्स की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं। देखो अगर हम बात करें 15 ऑफिसर्स थे, अगर 15 ऑफिसर्स थे तो मैं कह सकता हूँ 15 इंटू उनकी जो एवरेज सैलरी थी वो कहीं ना कहीं 460 थी। ठीक है, 15 ऑफिसर्स की सैलरी 450 थी, प्लस हमारे पास एक्स मान लेते हैं कि एक्स जो है वो क्या थे, नॉन ऑफिसर्स थे, अभी के लिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो उनकी जो सैलरी थी पर मंथ वो कहीं ना कहीं 110 थी। और जब आप इसको डिवाइड करोगे ये कितने पर्सन्स की सैलरी हो जाएगी, हमने कहा ये 15 ऑफिसर्स और एक्स नॉन ऑफिसर्स थे। इसका मतलब इसको 15 प्लस एक्स से जब आप डिवाइड करोगे तो एवरेज सभी की मिलाकर कितनी आनी चाहिए, इसने कहा कि भाई 120 आनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं सैलरी जो है, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 460 आ जाएगा और ये 230, 4600 आ जाएगा। 10 से गुना किया और फिर 5 से गुना कर दिया तो 230 आ जाएगा, तो 2300 आ जाएगा ये, तो आ जाएगा 6900। 6900 प्लस 11, 110x डिवाइडेड बाय 15, या 15x को आप उधर ले जा सकते हो, 15 को x 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180। ठीक है, और ये आ जाएगा कहीं ना कहीं एक जीरो कम, प्लस 120x। ठीक है, तो ये जब आप इधर लेके जाओगे 110 को तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, 10x बचेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो 1800 है जब वो यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू बचेगी एक, और ये आपकी बचेगी 5, 5100 बचेगी। और जब x से आप x को कैंसिल करोगे तो कहीं ना कहीं x की जो वैल्यू है, मतलब जो नॉन ऑफिसर्स की संख्या है, वो कहीं ना कहीं 510 आ जाएगी। इसको इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो गया, कैलकुलेशन भी बढ़ गई। ठीक है, तो इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, मतलब जो कि एलिगेशन का मेथड है हमारा। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑफिसर्स की जो सैलरी थी वो कहीं ना कहीं 460 रुपये पर मंथ थी, ये ऑफिसर्स हैं। ठीक है, और नॉन ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उनकी सैलरी 110 थी, और दोनों की जो एवरेज मिलाकर थी वो कितनी थी, 120। तो आपने इस तरह से एलिगेशन में लिख लिया, जो ऑफिसर्स की सैलरी वो अलग, नॉन ऑफिसर्स की अलग, और जो दोनों की मिलाकर जो एवरेज थी वो 120 अलग। ठीक है, क्रॉस में बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को आप माइनस कर सकते हो, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 0 से 0, 6 से 2 4, और यहाँ पर 340। ठीक है, और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कहीं ना कहीं कितनी वैल्यू आएगी, 10। तो कहीं ना कहीं 1:34 का रेशियो आ गया। ठीक है, ये जो रेशियो आया 1:34 का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि इस एक की वैल्यू, ये जो रेशियो आया वो हमेशा किसका आएगा, नंबर ऑफ ऑफिसर्स या नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स का। तो यहाँ पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस एक की वैल्यू 15 है, तो इसको 15 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 34 को भी जब आप 15 से गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है 510 आ जाएगी, और इस तरह से जो नॉन ऑफिसर्स की संख्या है वो एग्जैक्टली 510 निकल कर आएगी एलिगेशन में। देखो इसमें कितनी कम कैलकुलेशन थी। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑफिसर्स लिखा, नॉन ऑफिसर लिखा, और दोनों की जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 120 हमने बीच में लिख ली, क्रॉस में जो दो वैल्यू माइनस कर दी। ठीक है, एलिगेशन से भी किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। जो एलिगेशन का चैप्टर है वो बिल्कुल एक हम बिल्कुल अलग करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस एलिगेशन से रिलेटेड रहेंगे, और मैं आपको ये समझाऊंगा भी कि एलिगेशन किस तरह के क्वेश्चंस में लगाया जा सकता है, या कैसे पहचान हो कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन कि द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15 years. A student left the class whose age is 20 years and two new students arrives in the class.
द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स इज 5 years एंड नाउ द एवरेज इज सेम एज 15। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 30 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला जो है हमारे पास वो n इंटू एवरेज क्या आ जाता है, सम आ जाता है। तो अगर 30 स्टूडेंट्स थे क्लास में और उनकी एवरेज 15 थी, तो उनकी एज का जो सम है वो कहीं ना कहीं 450 रहा होगा। ठीक है, n इंटू एवरेज क्या आ जाता है, सम आ जाता है। तो हमने कहा n इंटू एवरेज मतलब 30 इंटू 15 जो है वो कहीं ना कहीं 450 उसका सम आ जाता है। अब इसने कहा कि एक स्टूडेंट छोड़ जाता है क्लास और दो नए स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट छोड़ कर जाता है उसकी एज जो है वो 20 years है और दो नए आ जाते हैं। अगर एक माइनस हुआ 30 में से तो कहीं ना कहीं 29 स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन दो और आ गए तो कहीं ना कहीं 31 स्टूडेंट्स। तो 31 स्टूडेंट्स हैं और उसने कहा कि उनकी एज का जो डिफरेंस है 5 है और अभी भी एवरेज सेम एज 15 years है। इसका मतलब 31 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है 465 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 465 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, इसमें से देखो पहले माइनस कर लेते हैं। जो एज माइनस हुई है कहीं ना कहीं 20 माइनस हुआ है तो 430 आ गई। एक स्टूडेंट गया लेकिन अब दो स्टूडेंट और आ गए थे तो 31 स्टूडेंट्स की अभी भी एवरेज 15 है, तो कहीं ना कहीं 465 465 वैल्यू है। ठीक है, 31 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 465 है। अब इनकी जो डिफरेंस निकालोगे, पहले भी उनकी जो एज का सम है वो 430 आ रहा है। अब उनकी एज का जो नए स्टूडेंट है उनकी एज का जो समय 465 है, इसका मतलब जो नए स्टूडेंट है उनकी एज जो है वो कहीं ना कहीं 35 वर्ष है उनका जो समय। हमने कहा ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 5 years है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर दो स्टूडेंट ए और बी हैं, अगर एक स्टूडेंट 5 साल बड़ा है या छोटा है, तो एक साल अगर 5 साल में पहले ए को दे देता हूँ, तो इसका मतलब 35 में से 5 years एज ए ले गया, तो इसका मतलब बाकी जो है वो 15 15 इक्वली डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब एक की एज तो 20 है और एक की 15 है। देखो दोनों का एज का डिफरेंस भी 5 आ गया और कहीं ना कहीं इनका टोटल भी कहीं ना कहीं 35 आ गया, तो ये एज इनकी एग्जैक्टली आएगी 20 और 15। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप भी आपको पता ही है कि अभिलक्षक एकेडमी के नाम से है, और आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे। यहां पर आप देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली इज 35 years। देखो गांगुली, सचिन और गांगुली की जो एवरेज एज है वो कहीं ना कहीं 35 years दी हुई है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, सचिन और गांगुली की अगर एवरेज एज 35 है तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 2 पर्सन की एवरेज है तो उनकी एज जो है वो कहीं ना कहीं 70 आ जाएगी। ठीक है, सचिन और गांगुली की जो एज है उनका सम कितना आ जाएगा, 70, क्योंकि दो पर्सन्स की एज थी एवरेज। ठीक है, उसके बाद इसने कहा सचिन इज रिप्लेस्ड बाय कैफ। अगर सचिन जो की जगह कैफ आ जाए तो कैफ और गांगुली हो जाएगा फिर। ठीक है, तो उनकी एज जो है वो कहीं ना कहीं 32 आ जाएगी। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, 64। इसने कहा लेकिन अगर गांगुली रिप्लेस होता है कैफ से, ये पहले वाले केस की ही बात कर रहा है। ठीक है, अगर सच कैफ गांगुली की जगह कहीं ना कहीं कैफ आ जाता तो सचिन और कैफ की जो एज है वो एवरेज बिकम्स 38 years। इसका मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 38 को, तो कहीं ना कहीं 76 एज आएगी। ठीक है, 38 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 76 years। अब इसने कहा कि यदि एवरेज एज ऑफ धोनी एंड इरफान, हाँ अब दो नए प्लेयर हो आ गए, तो धोनी और इरफान की जो एवरेज एज है, मतलब इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो वो हाफ ऑफ एवरेज एज ऑफ सचिन गांगुली एंड कैफ। ठीक है, तो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ किसकी एज, सचिन गांगुली और कैफ की एवरेज एज से। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है ये। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, क्या मैं सचिन गांगुली और कैफ की एज निकाल सकता हूं? हमने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास दो सचिन होंगे, दो कैफ होंगे और दो ही गांगुली होंगे। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ सचिन प्लस गांगुली प्लस कैफ जो है कहीं ना कहीं 6 और 4 10 और एक कैरी ऑन
7 और 7 14, 14 और 15, 15 और 6 21। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी एज जो है वो 105 आ रही है। ठीक है, वो इनकी टोटल एज आ रही है 105, मतलब टोटल एवरेज नहीं आई है अभी, क्योंकि एवरेज के लिए तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू को रख दूं, ठीक है, तो हाफ ऑफ, इसने देखो क्या बोला था, द एवरेज एज ऑफ धोनी एंड इरफान इज हाफ। ठीक है, एवरेज एज ऑफ ये है, और हाफ ऑफ एवरेज एज ऑफ सचिन गांगुली एंड कैफ। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब सचिन गांगुली और कैफ की एवरेज एज तो कहीं ना कहीं 3 से ही डिवाइड होकर निकलेगी। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। धोनी और इरफान की जो एज है वो कहीं ना कहीं सचिन गांगुली और कैफ, मतलब 105 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3 से। 105 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो 3 3 9, और यहाँ पर 3 5 15। कहीं ना कहीं धोनी और इरफान की जो एज है मिलाकर 35 ईयर्स है। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको। अब इसने कहा कि सभी प्लेयर्स की एज बताओ, आप सभी प्लेयर की एवरेज एज बताओ। तो हमने कहा 35 धोनी इरफान की है, 105 सचिन गांगुली और कैफ की। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखो 105 और 35, तो कहीं ना कहीं 140 एज है, और ये 140 कितने प्लेयर्स की एज है, 5 प्लेयर्स की एज है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं 28 ईयर्स की एवरेज एज आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ 3 नंबर्स, मतलब ये क्या है कि एक 3 नंबर हैं ए बी और सी। इसने कहा कि अगर पहले दोनों की एवरेज एज निकालें, तो हमने कहा एवरेज एज कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो इसने कहा कि इन दोनों की जो पहले 2 नंबर हैं उनकी जो एवरेज है वो किसके बराबर है भाई, 10 मोर है। 10 मोर है किससे, सेकंड एंड थर्ड नंबर के एवरेज से। तो हमने कहा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, अब इसने कहा कि आप फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस बताओ, मतलब ए और सी का डिफरेंस बताओ। तो हमने कहा ठीक है, ए प्लस बी बाई 2 सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लिया आपने, तो यहाँ पर 20 प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 आया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, बी से बी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं ए, और ये सी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कहीं ना कहीं कितना था, 20 था। ठीक है, इक्वेशन से ही सारा कुछ निकल गया, जैसा जैसा इसने कहा था मैंने वैसा ही किया है, और आप इसको निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मतलब आप कमेंट में जरूर लिखें, तभी चीजें पता चलेंगी हमें। चलो, अब ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आ भी जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि जो मीन टेम्परेचर है मंडे टू वेडनेसडे, मतलब मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को तीनों को मिलाकर वो कहीं ना कहीं 37 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो इसने कहा कि इनका जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 37 है। तो मैं अगर मैं 3 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूँ एम प्लस ट्यूसडे, मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे जो है वो कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 कैरी ऑन, 3 तिया 9, 10 और 11, 111 आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों का, मतलब मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो कहीं ना कहीं सम है वो कितना है, 111। अब इसने कहा कि ट्यूसडे टू थर्सडे, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ठीक है, अगर इन सभी का मैं देखूं एवरेज, तो कितना इसने बताया, 34। इसका मतलब 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 3 दिन का ये एवरेज है, तो कहीं ना कहीं सम आ जाएगा मेरे पास 3 दिन का। तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 10, 102 आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए मेरे पास दो इक्वेशन है, एक तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूं, तो मैं ये कह सकता हूं, देखो कि m प्लस ट्यूसडे प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 11, या थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 111, और ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे जो है वो कितना है, 102। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल लूँ इक्वेशन का, तो मैं ये कह सकता हूँ ट्यूसडे ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे वेडनेसडे कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस का है। तो यहाँ पर बचा मंडे, और ये माइनस का थर्सडे, क्योंकि साइन चेंज हुआ है।
माइनस थर्सडे जो है वो कितना आ रहा है, कहीं ना कहीं कितना आ रहा है आपका, डिफरेंस लोगे तो कहीं ना कहीं आपका 9 आ रहा है, कहीं ना कहीं 9 आ रहा है। ठीक है, मंडे माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसने कहा कि भाई जो थर्सडे का टेम्परेचर है 4/5 ऑफ मंडे है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 4/5 ऑफ मंडे है। इसका मतलब अगर मैं मंडे को थर्सडे के नीचे ले जाऊं, ठीक है, तो ये मंडे था इधर, यहाँ पर मंडे नीचे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनका रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मंडे और थर्सडे का जो डिफरेंस है वो 9 है, तो मंडे और थर्सडे का जो डिफरेंस है अगर मैं यहाँ पर 1 आ रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस 1 की वैल्यू 9 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना गुना है, 9 गुना, तो थर्सडे को भी आप 9 गुना करोगे, मतलब 4 को भी 9 गुना, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 36 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब थर्सडे का जो टेम्परेचर था वो 36 डिग्री था। तो इस तरह से चीज़ों को कर सकते हो आप, यहाँ पे रेशियो को भी निकाल सकते हो, और नहीं तो आप इक्वेशन भी बना सकते हो कि भाई जैसे इसने बोला कि भाई थर्सडे जो है वो इज इक्वल टू 4/5 ऑफ मंडे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि m माइनस थर्सडे जो है, थर्सडे की जगह मैं 4/5 ऑफ मंडे रख सकता हूँ, 4/5 ऑफ मंडे, क्योंकि मुझे पता है थर्सडे की वैल्यू क्या है 4/5, तो मैं इस थर्सडे की जगह मैंने 4/5 ऑफ मंडे रख दिया, जो कि कितना आना चाहिए, डिफरेंस 9। एलसीएम लोगे तो 5m माइनस 4m अपॉन में 5 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 45 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, तो आप m की वैल्यू 45 यहाँ पर रखोगे, तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं थर्सडे की 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, रेशियो से काम अगर आसान हो सकता है तो हम रेशियो लगा लेंगे बिल्कुल, और उससे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। एज का क्वेश्चन है, 2 साल पहले इसने कहा कि एवरेज एज ऑफ ए बी सी वॉज 30 ईयर्स। ठीक है, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो, तो इसने कहा कि ए बी सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी की जो एज है, मतलब 3 पर्सन की एवरेज एज है 30, तो अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 3 पर्सन की है, तो कहीं ना कहीं इनकी सम जो है वो 90 आना चाहिए, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो क्या मैं प्रेजेंट एज ए बी सी को तीनों निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि 2 साल पहले की बात है, अगर प्रेजेंट में आऊंगा तो सभी की एज 2-2 साल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 3 पर्सन है, ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, और ये भी 2 साल, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 6 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, तो 96 इनकी एज हो जाएगी, कौन सी, प्रेजेंट। जैसे आप प्रेजेंट में आओगे, क्योंकि 2 साल पहले की बात हो रही है, तो 2 साल ऐड कर दोगे सभी की एज में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एक ही पर्सन की एज बढ़ेगी, ऐसा नहीं है ना, तीनों पर्सन की एज बढ़ेगी यहाँ पर, तो तीनों की एज मतलब 2-2 साल 6 वर्ष बढ़ गई, तो प्रेजेंट एज आ गई। अब इसने कहा कि प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, दोनों की मिलाकर 25 है, तो अगर मैं 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2 पर्सन है यहाँ पर, तो इनकी एज जो है वो 50 आ जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा कि 4 साल बाद द एज ऑफ सी एंड डी वुड बी 43 ईयर्स। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रेजेंट एज तो मैं निकाल ही सकता हूँ, किसकी, सी की तो निकाल ही सकता हूँ, और डी की भी मैं पता लगा लूंगा। ठीक है, तो सी की एज अगर मैं माइनस कर लूँ यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही एज प्रेजेंट की है, तो कहीं ना कहीं 46 ईयर्स एज किसकी है, ये सी की है, क्योंकि इसमें से इक्वेशन ए और बी माइनस हो जाएंगे, तो सी बचेगा यहाँ पर, जो कि 46 एज है। लेकिन इसने थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे बढ़ाया है, तो एवरेज एज ऑफ सी एंड डी, सी और डी की जो एवरेज एज है कब, 4 साल बाद, 4 ईयर्स लेटर, प्रेजेंट से 4 साल बाद उनकी एज जो है वो 43 हो जाएगी, किसकी, सी और डी की। तो अगर मैं बात करूं 43 ईयर्स हो जाएगी, और ये 2 पर्सन है, तो कहीं ना कहीं क्या मैं बोल सकता हूँ 86 एज हो जाएगी इनकी 4 साल बाद। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ डी बताना है। अब ठीक है, 4 साल बाद की एज है ना, तो अगर मैं बात करूं कि 4 प्रेजेंट में आने के लिए दोनों की एज 4-4 साल कम होनी करनी पड़ेगी, तो हमने कहा कि सी और डी की जो प्रेजेंट एज है 4 साल और 4 साल मतलब 8 साल जब आप माइनस करोगे, तो सी और डी की प्रेजेंट एज 78 है। तो अगर इसमें 78 में 46 एज सी की है, ये जो सी है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट एज 46 है, तो डी की वैल्यू जो कहीं ना कहीं 78 में से 46 माइनस करोगे, तो 8 में से 6 गए 2, ठीक है, और 7 में से 4 गए 3, कहीं ना कहीं डी की जो प्रेजेंट वैल्यू है या प्रेजेंट एज है वो कहीं ना कहीं 32 ईयर्स आ जाएगी।
तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो, बहुत आसान है। एवरेज सही से समझो बिल्कुल, ठीक है। चीजें ध्यान रखो, ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है, एन इंटू एवरेज जो है वो सम होता है, ठीक है। ये अगर है तो कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज आराम से निकल जाएगी, ठीक है। बस इसको आपको ध्यान रखना है, ये एक ही फॉर्मूला पूरे एवरेज में चलता चला जा रहा है। एक और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर्स। कब? जब उनकी शादी हुई थी 5 साल पहले, मतलब 5 ईयर्स अगो अगर मैं बात करूं तो हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज है वो कहीं ना कहीं 23 थी, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 2% है, तो इनकी एज जो है वो 46 हो जाएगी। कब? 5 साल पहले। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, इनकी प्रेजेंट भी निकाल ही लो आप, तो हस्बैंड और वाइफ की जो प्रेजेंट एज है 5 साल पहले की बात है ना, तो 5 और 5 दोनों, हस्बैंड भी 5 साल बड़ा होगा और वाइफ भी कहीं ना कहीं 5 साल बड़ी होगी, तो कहीं ना कहीं 10 साल इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 56 ईयर्स उनकी एज हो जाएगी दोनों की मिलाकर, ठीक है। इसकी बात में जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसने कहा कि द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, ठीक है, नाउ की बात कर रहे हैं, एवरेज एज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहा है, किस किस की? हस्बैंड, वाइफ और एक चाइल्ड भी आ गया है अब, ठीक है। उनकी एज मतलब ये 3 पर्सन हो गए हैं और उनकी एज अब कितनी है? 20 ईयर है एवरेज, तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 हो जाएगी, ठीक है। तो इसने कहा कितना ओल्ड है अब चाइल्ड, इसका मतलब देखो प्रेजेंट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4 साल का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो एज है वो कहीं ना कहीं 4 साल ही तो रही होगी, तो इसका मतलब आंसर 4 ईयर्स है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट की बात करें, ये भी प्रेजेंट, इसका मतलब 4 वर्ष का ही कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब उनकी जो एज, मतलब जो चाइल्ड की एज है वो कहीं ना कहीं 4 ईयर्स ही रही होगी, ठीक है। तो इस तरह के आप बाकी के क्वेश्चंस भी एवरेज में कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश करी है एवरेज के ज़्यादातर टाइप्स को कवर करने की। अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप जरूर हमें लिख के भेजें, ठीक है, कमेंट कर दें हमें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए तब तक अच्छे से, थैंक यू।